हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के संविधान में पार्लियामेंट से संबंधित कुछ प्रावधान देखेंगे, जिसमें लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स का हम लोग स्टडी करेंगे आज। इसमें दो आर्टिकल देखते हैं, 107 और 108। ठीक है, आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। जो बिल्स होते हैं, जो विधेयक होते हैं, कानून बनने से पहले वो विधेयक के फॉर्म में होता है, यानी इंग्लिश में बिल्स बोलते हैं। वो उसको कैसे पेश किया जाए और कैसे पास किया जाए पार्लियामेंट में, उसके विषय में है। पार्लियामेंट का मेन काम होता है कानून बनाना, और भी काम होते हैं लेकिन मेन काम होता है कानून बनाना। ठीक है, तो कोई भी कानून सबसे पहले बिल के फॉर्म में पेश किया जाता है, विधेयक के फॉर्म में पेश किया जाता है। ये प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन है। ठीक है, ये कानून बनाने का प्रपोजल है, कानून बनाने का प्रस्ताव है, और वो बिल दोनों सदनों में जाएगा और दोनों सदन उसको पास करेंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उस पर दस्तखत करेंगे, तब जाकर के वो कानून की शक्ल लेगा, तब वो कानून बनेगा। जब तक प्रेसिडेंट के दस्तखत नहीं हो जाते तब तक वो कानून नहीं बना है। इवन दो अगर दोनों सदनों ने पास कर दिया तब भी वो कानून नहीं बनेगा, तब तक प्रेसिडेंट के दस्तखत नहीं हो जाते। अच्छा, जो बिल्स यानी विधेयक जाते हैं पार्लियामेंट में, ब्रॉडली दो तरीके के होते हैं। एक पब्लिक बिल्स और एक इसको हम गवर्नमेंट बिल्स बोल सकते हैं। दूसरा प्राइवेट बिल्स, या इसको हम प्राइवेट मेंबर्स बिल्स बोल सकते हैं। गवर्नमेंट पब्लिक बिल्स ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसके हिसाब से बनाई जाती हैं, और इसको एक मिनिस्टर ही पार्लियामेंट में प्रस्तुत करते हैं। जो गवर्नमेंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो बिल्स बनाती है और इसको पेश करती है, और किसी मिनिस्टर के थ्रू ही पेश किया जाता है। कोई नॉन मिनिस्टर, कोई ऑर्डिनरी मेंबर उसको पेश नहीं करेगा। प्राइवेट मेंबर्स बिल्स कभी भी मिनिस्टर पेश नहीं करेंगे। और ये ऑपोजिशन, जो विपक्षी दल है, उनका स्टैंड दिखाती है। जनरली जो भी पब्लिक मैटर्स है उस पर विपक्षी दलों का क्या स्टैंड है वो ये दिखाती है, और कोई मेंबर इसको प्रस्तुत करता है, ना कि कोई मिनिस्टर। अच्छा, जो बिल्स के नेचर है उसके बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन किया जाए कि किस टाइप का बिल है वो, तो हम ब्रॉडली 4 तरीके में कर सकते हैं। ऑर्डिनरी बिल्स, इसमें अगर कोई फाइनेंशियल मैटर्स इन्वॉल्व नहीं हो, टैक्सेशन इन्वॉल्व नहीं हो, पब्लिक एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व नहीं हो, तो वो ऑर्डिनरी बिल है। जैसे इंडियन पिनल कोड हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, और इसी तरीके के। ठीक है, मनी बिल्स क्या हुए जिसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व हो और टैक्सेशन वगैरह हो। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट हो गया, जीएसटी हो गया, और दूसरे जो फाइनेंस एक्ट हो गया, ये सब पब्लिक एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है और टैक्सेशन है, इसलिए ये मनी बिल्स कहे जाएंगे। फाइनेंशियल बिल्स तीसरा हुआ, जो भी फाइनेंशियल मैटर्स इन दोनों चीजों के अलावा जो मनी बिल में है, जो मनी बिल में फाइनेंशियल मैटर्स हैं, उनके अलावा कोई फाइनेंशियल मैटर्स है तो वो फाइनेंशियल बिल्स हो गया। और लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये तो सिंपल है, जो भी संविधान में संशोधन करना है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल उसके लिए आता है, उससे संविधान में अमेंडमेंट होता है। जो भी मनी बिल नहीं है या फाइनेंशियल बिल नहीं है वो ऑर्डिनरी बिल है, और या तो बिल मनी बिल या फाइनेंशियल बिल होगा या ऑर्डिनरी बिल होगा। ठीक है, और देखिए ऑर्डिनरी बिल के बारे में खासियत ये है कि एक सदन, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे कोई भी ऑर्डिनरी बिल है, लेट्स से पार्टनरशिप एक्ट बनाना है पार्टनरशिप के लिए के संबंध में, तो वो हम चाहे तो लोकसभा में स्टार्ट करें या राज्यसभा में करें, किसी भी सदन से स्टार्ट कर सकते हैं, पहले पेश कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि लोकसभा से ही स्टार्ट होगा वो, तो दोनों सदनों से पास होना है, और किसी भी सदन में पहले भेजा जा सकता है। पहले लोकसभा में पेश कर दिया गया तो लोकसभा से पास करेगी, फिर उसके बाद राज्यसभा में गया, राज्यसभा पास करेगी, फिर प्रेसिडेंट के दस्तखत होंगे। तो इसका उल्टा भी हो सकता है, पहले राज्यसभा में चला गया, वहां पास हो गया, फिर लोकसभा में चला गया, वहां पास हो गया, फिर प्रेसिडेंट के दस्तखत हुए, लॉ बन गया वो। ठीक है, लेकिन मनी बिल और फाइनेंशियल बिल जो होते हैं वो राज्यसभा में पहले नहीं जा सकते, उन्हें पहले
लोकसभा में ही जाना होगा। पहले लोकसभा में पेश किए जाएंगे, फिर वहां पे पास होगा, फिर राज्यसभा के पास जाएगा, फिर वो राज्यसभा की कुछ लिमिटेड पावर्स होती है, बहुत ज्यादा पावर्स नहीं होती है मनी बिल के केस में। ऑर्डिनरी बिल के केस में तो राज्यसभा के पास पूरी पूरी पावर्स है, लेकिन मनी बिल के केस में बहुत लिमिटेड पावर्स होती है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे अभी। तो फिर लेकिन वो मनी बिल या फाइनेंशियल बिल हमेशा हमेशा पहले लोकसभा में ही पेश होगा, उसके बाद वहां से पास होने के बाद ही राज्यसभा में जाएगा। अगर दोनों सदनों से पास होने के बाद ही वो प्रेसिडेंट के पास जा सकता है वो बिल दस्तखत के लिए, जब तक दोनों सदनों से पास नहीं हुआ तब तक नहीं जा सकता। और लेकिन ये जो दोनों सदनों से पास होने वाली बात है ना, इसमें थोड़ा सा कुछ एक्सेप्शन है। जैसे मनी बिल के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया, मनी बिल के विषय में राज्यसभा के पास बहुत लिमिटेड पावर्स है। आप समझ लीजिए कि केवल सजेशंस देने तक की पावर है, वो रिजेक्ट करने की पावर नहीं है। और इसी तरीके से एक ज्वाइंट सिटिंग होती है, वहां पे दोनों सदनों को इकट्ठा बुला लिया जाता है। अगर कुछ डिसएग्रीमेंट है दोनों सदनों में ऑर्डिनरी बिल्स के केस में, तो फिर वो वहां उसमें भी प्रोसीजर अलग हो जाता है, दोनों सदनों को पास नहीं करना होता है। फिर दोनों सदन इकट्ठा बैठे हैं, उसने ही पास कर दिया तो मान लिया जाएगा दोनों सदनों ने पास कर दिया। इसको भी हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। अच्छा, जैसे कोई बिल अगर सदन प्रोरोगेट कर दिया गया, मतलब सदन का सत्र खत्म हो गया, राष्ट्रपति ने प्रोरोगेशन का ऑर्डर जारी कर दिया और कोई बिल पेंडिंग है लोकसभा या राज्यसभा में, तो वो खत्म नहीं हो जाता, वो अब लैप्स नहीं हो जाता, वो अब नेक्स्ट सत्र में जाता है। और जब भी नेक्स्ट सत्र आएगा वहां पे उसमें फिर उसको कंसिडर किया जाएगा। प्रोरोगेशन का मतलब कि सदन को डिसकंटिन्यू करना बिना डिसॉल्व किए। ठीक है, आइए अब इसी को डायग्राम के माध्यम से इन बातों को देख लेते हैं। लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है? एक ड्राफ्ट लॉ इन द फॉर्म ऑफ अ बिल इज प्रिपेयर्ड। एक ड्राफ्ट लॉ प्रिपेयर किया जाता है, उसको बिल कहते हैं। इसको पहले लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और ये वहां से पास होने के बाद जहां पहले प्रेजेंट किया गया था तो इसके बाद दूसरे हाउस में जाएगा। अगर लोकसभा में पास हो गया था तो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में पास हुआ था तो लोकसभा में जाएगा। फिर उसके बाद वहां से पास होने के बाद प्रेसिडेंट को की कंसेंट के लिए भेजा जाएगा। प्रेसिडेंट की कंसेंट लेने के लिए बाद ये एक्ट बन जाएगा और कानून के रूप में पूरे देश में लागू हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल 108 पे। आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग से संबंधित है, दोनों सदनों के सत्र की ज्वाइंट सिटिंग, दोनों सदनों का ज्वाइंट इकट्ठा बैठना और कोई बिल पास करने के लिए। क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, ये सब अभी देख रहे हैं। तो भारत का संविधान अलाउ करता है कि दोनों सदनों का सत्र इकट्ठा बुलाया जा सकता है, एक ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है लोकसभा राज्यसभा की। ठीक है, अच्छा ये कब कब बुलाया जाएगा? अगर कोई बिल एक हाउस द्वारा पास कर दिया गया है, लोकसभा या राज्यसभा द्वारा पास कर दिया गया है और दूसरे हाउस को भेजा गया है, ठीक है, एक हाउस ने पास कर दिया है, वो लोकसभा भी हो सकती है, राज्यसभा भी हो सकती है, और दूसरे हाउस के पास भेजा गया है। अब दूसरे हाउस ने क्या किया है? दूसरे हाउस ने बिल को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, और या फिर दूसरे हाउस ने कुछ अमेंडमेंट कर दिया, उसको एज इट इज पास नहीं किया, कुछ चेंजेस करके फिर वापस भेज दिया और उसको चेंजेस के साथ पास कर दिया है। लेकिन पहला हाउस तैयार नहीं हो रहा इस चीज को, उस चेंजेस को मानने के लिए। दो चीजें ये हो गई। और तीसरा कि 6 महीने, दूसरे हाउस के पास 6 महीने से ज्यादा समय के लिए लंबित है वो बिल, दूसरे हाउस ने कुछ नहीं किया और 6 महीने से ज्यादा समय तक उस बिल को रखे हुआ है, न पास किया न रिजेक्ट किया, तो वो उसके पास पेंडिंग पड़ा है 6 महीने से ज्यादा। तो इस केस में भी, ये तीनों केस में ज्वाइंट सिटिंग प्रेसिडेंट बुला सकते हैं। अच्छा, 6 महीने का जो पीरियड काउंट करेंगे, तो अगर कोई सत्र प्रोरोगेट हुआ है, मतलब सत्र खत्म हो गया, उसके बाद अब नेक्स्ट असेंबली होगा, उसके बीच का जो पीरियड है वो उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर 4 कंसेक्यूटिव डेज, 4 लगातार दिन से ज्यादा, 4 दिन से ज्यादा वो एडजर्न हुआ है हाउस,
वो जिसमें गया है दूसरी बार वो बिल, तो वो पीरियड भी काउंट नहीं करेंगे। इन दोनों पीरियड को काउंट नहीं करेंगे। और उसके बाद अगर 6 महीने से ज्यादा वो लंबित है तो फिर प्रेसिडेंट बुला सकते हैं ज्वाइंट सिटिंग। तो जैसे यही 3 मुद्दे हैं, यही 3 पॉइंट्स हैं, इसके विषय में प्रेसिडेंट बुला सकते हैं कि और प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को नोटिफाई करेंगे कि मैं बुलाना चाह रहा हूं संयुक्त सत्र, ज्वाइंट सिटिंग बुलाना चाह रहा हूं दोनों सदनों की। और उसका पर्पस होगा उस पर्टिकुलर बिल को डिस्कस करना और उस पर वोटिंग करना। ठीक है, उस बिल को डिस्कस करना और वोटिंग करना उस सत्र का पर्पस होगा। अच्छा, वो प्रेसिडेंट अपना इंटेंशन कैसे भेजेंगे, कैसे नोटिफाई करेंगे? अगर हाउसेस चल रहे हैं तो वो हाउसेस को मैसेज भेज देंगे, तो दोनों हाउस को मैसेज भेज देंगे अलग अलग कि मैं ज्वाइंट सिटिंग बुलाना चाह रहा हूं। और अगर हाउसेस चल नहीं रहे हैं, उस समय सिटिंग नहीं हो रही है उनकी, तो एक पब्लिक नोटिफिकेशन निकलवा देंगे अखबार में या गजट में, वो उसमें फिर वो बता देंगे कि मैं ज्वाइंट सिटिंग बुलाना चाह रहा हूं। अच्छा, जैसे वो लोकसभा कभी कभी डिजॉल्व हो जाती है, तो डिजॉल्व हो जाती है तो बिल लैप्स हो जाता है। बिल लैप्स कैसे होता है? जैसे मान लीजिए लोकसभा में बिल पेंडिंग था और ये राज्यसभा से या तो पास हो चुका था या फिर राज्यसभा तक पहुंचा ही नहीं था, लेकिन लोकसभा में पेंडिंग था और वो लोकसभा डिजॉल्व हो गई, तो उस केस में बिल लैप्स हो जाता है, बिल बेकार हो जाता है एक तरीके से। और मान लीजिए लोकसभा से पास हो चुका था और राज्यसभा में पेंडिंग था, उस केस में भी बिल लैप्स हो जाता है अगर लोकसभा डिजॉल्व हो गई तो उस केस में ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकते हैं। इन दोनों केस में, लोकसभा का डिजॉल्व होने के केस में वो ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि मनी बिल के लिए वो ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए वो ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकते हैं, ये तो सेपरेटली ही अलग अलग हाउस में होगा। केवल ऑर्डिनरी बिल्स के लिए बुला सकते हैं ज्वाइंट सिटिंग। देखिए, मनी बिल के लिए तो कोई जरूरत ही नहीं है ना ज्वाइंट सिटिंग बुलाने के लिए, क्योंकि राज्यसभा के बहुत लिमिटेड पावर है, एडवाइजरी पावर्स है मनी बिल्स के केस में। राज्यसभा अगर नहीं मानेगी तब भी वो पास कर देगा लोकसभा, उसको डिटेल में भी आप देखेंगे जब मनी बिल्स पढ़ेंगे तो इसलिए कोई डेडलॉक होगा ही नहीं, तो क्या जरूरत है बुलाने की उसके लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में तो ये प्रावधान है कि उसको अलग अलग ही पास करना होगा, इकट्ठा ज्वाइंट सिटिंग बुला करके पास नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, तो इस दोनों केस में ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती। अच्छा, केवल ऑर्डिनरी बिल्स में ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है और फाइनेंशियल बिल्स, मनी बिल्स में नहीं हो सकती, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स में नहीं हो सकती। फाइनेंशियल बिल्स कौन से? जो मनी बिल नहीं है वो वाले फाइनेंशियल बिल्स। अच्छा, मान लीजिए प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया कि मैं ज्वाइंट सिटिंग बुलाना चाह रहा हूं, उसके बाद लोकसभा डिसॉल्व हो गई किसी वजह से, तो क्या वो जो नोटिफाई किया था उन्होंने प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट सिटिंग का, उसका क्या होगा? उस केस में वो बुला सकते हैं, क्योंकि उनका नोटिफिकेशन पहले आया था और लोकसभा बाद में डिसॉल्व हुई थी, इसलिए वो ज्वाइंट सिटिंग बुला करके उसको पास कर सकते हैं और वो बिल पास हो सकता है उस ज्वाइंट सिटिंग में, इवन दो लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है। ठीक है, उसके डिसॉल्व होने के बाद भी वो बुला सकते हैं। अच्छा, एक बार प्रेसिडेंट ने अगर नोटिफाई कर दिया कि मैं ज्वाइंट सिटिंग बुलाने जा रहा हूं, तो फिर दोनों हाउस उस बिल पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे अलग अलग, वो अब जो भी डील होना है वो वहीं पे होगा, ज्वाइंट सिटिंग में ही होगा। अब दोनों हाउस उस बिल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते किसी प्रकार की, अगर प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया है। तो फिर उसके बाद प्रेसिडेंट उसके बाद किसी भी समय एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि इस तारीख को ज्वाइंट सिटिंग होगी और दोनों हाउसेज उसमें असेंबल होकर ये पर्टिकुलर काम बिजनेस देखेंगे। ये नहीं कि कुछ भी और नया बिजनेस ले आए, उसमें स्पेसिफाइड होगा कि ये पर्टिकुलर बिल्स वगैरह हैं जो वहां पे डिस्कस होगा और वोटिंग होगा, उसके अलावा कोई नया बिजनेस वहां पे आके डिस्कस नहीं हो सकता है। तो अगर उसने प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया तो उस दिन फिर ज्वाइंट सिटिंग के लिए सभी मेंबर्स इकट्ठे होंगे।
अच्छा, ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करता है? ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर नहीं है उपलब्ध, डेप्टी स्पीकर करेंगे। डेप्टी स्पीकर नहीं है तो डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करेंगे। ठीक है, सबसे पहली प्रायोरिटी है स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो नहीं है तो डेप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो नहीं है तो डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये करेंगे। और मान लीजिए वो भी नहीं है, डेप्टी चेयरमैन में भी नहीं है, तो ज्वाइंट सिटिंग में जो मेंबर्स इकट्ठा हुए हैं वो लोग डिसाइड करेंगे कि कौन प्रिसाइड करेगा मीटिंग को। इन एनी केस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं प्रिसाइड करेंगे, क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं है। तो इन एनी केस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं प्रिसाइड करेंगे ज्वाइंट सिटिंग को। कोरम क्या होगा? टोटल दोनों सदनों के सदस्यों का 1/10, दोनों सदनों के सदस्यों का 1/10 लोग होने चाहिए, तभी कोई कामकाज हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और जो लोकसभा वो मीटिंग कंडक्ट कैसे होगी? जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है लोकसभा वाले, उसके अनुसार वो मीटिंग कंडक्ट होगी, न कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से वो कंडक्ट नहीं होगी, लोकसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से वो मीटिंग कंडक्ट होगी। अच्छा, अगर उस मीटिंग में जितने लोग थे दोनों सदनों के मिलाकर के, उसमें से 50% से ज्यादा ने एक पक्ष में वोट कर दिया, लेट्स से फेवर में वोट कर दिया, तो वो बिल पास माना जाएगा। किसके द्वारा पास माना जाएगा? ये माना जाएगा कि दोनों सदनों ने पास कर दिया है इसको। और दोनों सदनों में अलग अलग नहीं गया है, इकट्ठा बैठे थे, तो अब भी माना जाएगा कि दोनों सदनों ने पास कर दिया है। और अगर रिजेक्ट कर दिया तो माना जाएगा दोनों सदनों ने रिजेक्ट कर दिया है फिर। ठीक है। अच्छा, अमेंडमेंट्स क्या आ सकते हैं? उस मीटिंग में क्या क्या अमेंडमेंट्स प्रस्तुत किए जा सकते हैं उस बिल में? ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक हाउस ने पास कर दिया था और दूसरे हाउस ने एज इट इज वापस कर दिया था, उसने कुछ अमेंडमेंट नहीं डाले थे उसके अंदर, एक हाउस ने पास कर दिया था, दूसरे हाउस के पास गया तो उसने एज इट इज वापस कर दिया, कोई अमेंडमेंट नहीं किया, तो उस केस में केवल एक अमेंडमेंट, कुछ अमेंडमेंट वो जा सकते हैं चूंकि डिले इन पैसेज, जो भी अमेंडमेंट जो बिल को पास करने की वजह करने में जो देरी हो गई, उसकी वजह से जो अमेंडमेंट नेसेसरी हो गए हैं वो अमेंडमेंट ज्वाइंट सिटिंग में आ सकते हैं। बिल पहले ही पास हो जाना चाहिए था, लेकिन पास करने में समय लग गया, और उस समय की वजह से, देरी लगने की वजह से कुछ और अमेंडमेंट्स की जरूरत महसूस हो रही है, तो वो अमेंडमेंट इस केस में ज्वाइंट सिटिंग में प्रपोज किए जा सकते हैं और पास किए जा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि एक हाउस ने बिल पास किया था और दूसरे हाउस ने कुछ उसमें अमेंडमेंट कर दिया, अमेंडमेंट करके वापस भेज दिया पहले हाउस को, तो इस केस में दो तरह के अमेंडमेंट्स आ सकते हैं। एक तो पहला वही वाला जो कि देरी होने की वजह से, बिल को पास करने में देरी होने की वजह से अमेंडमेंट जरूरी हो गए हैं, और दूसरा सच अदर अमेंडमेंट्स एज आर रेलेवेंट टू द मैटर्स विथ रिस्पेक्ट टू विच द हाउसेज हैव नॉट एग्रीड। जिन मैटर्स जिन मुद्दों पर दोनों हाउस एग्री नहीं कर रहे थे, जैसे कि पहले हाउस ने पास करके भेजा, फिर दूसरे हाउस ने कुछ मुद्दों पे चेंज करके वापस भेज दिया पहले हाउस के पास, उन मुद्दों से संबंधित कुछ अमेंडमेंट्स डाले जा सकते हैं। अन्य मुद्दों से संबंधित कोई अमेंडमेंट नहीं डाला जाएगा। तो अगर दोनों हाउस एग्री नहीं किए, एक ने पास किया, दूसरे ने चेंजेस, कुछ मुद्दों पे चेंजेस कर दिए, फिर वापस पहले को भेज दिया, तो एक तो वो अमेंडमेंट हो जाएगा जो बिल को पास करने में देरी की वजह से अमेंडमेंट जरूरी हो गया है, और दूसरा वो अमेंडमेंट हो सकते हैं जो जिन मुद्दों पे दोनों हाउस एग्री नहीं कर रहे थे, डिसएग्रीमेंट था, उन मुद्दों से संबंधित कुछ अमेंडमेंट डाले जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कौन सा अमेंडमेंट डाला जा सकता है और नहीं डाला जा, प्रेजेंट नहीं किया जा सकता है वहां पे मीटिंग में, इसके विषय में फैसला स्पीकर लेंगे, वो तय करेंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर अगर जो भी प्रिसाइडिंग अफसर होगा, मतलब अगर स्पीकर है तो स्पीकर, नहीं तो अगर डिप्टी स्पीकर बैठे हुए हैं तो डिप्टी स्पीकर, जो भी प्रिसाइडिंग अफसर है वो फैसला करेंगे कि ये अमेंडमेंट एडमिसिबल है, यहाँ पे आ सकता है ज्वाइंट सिटिंग में कि नहीं आ सकता है। जो भी प्रिसाइडिंग अफसर होंगे ये फैसला कर देंगे। आइए इसको
आइए इसको डायग्राम के माध्यम से देख लें। कब जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है? एक हाउस ने बिल पास कर दिया, दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया। एक हाउस ने, दोनों हाउसेज में कुछ मतभेद हो गया, डिसएग्री हो गया कुछ मुद्दों को लेकर के, और वो अमेंडमेंट पास कर दिया दूसरे हाउस ने। एक हाउस ने बिल पास कर दिया, दूसरा हाउस 6 महीने तक उसको रखा हुआ है, उसने कुछ भी नहीं किया। तो प्रोसीजर क्या होगा जॉइंट सिटिंग बुलाने का? प्रोसीजर, प्रेसिडेंट नोटिफाई करेंगे दोनों हाउसेस को अपने इंटेंशन का कि वो जॉइंट सिटिंग बुलाना चाहते हैं। और पर्पस क्या होगा जॉइंट सिटिंग का? कुछ बिल्स पे, उन बिल्स पे विचार विमर्श करना और वोटिंग कराना। अब क्या होगा नोटिफिकेशन का मेथड? अगर हाउस बैठी हुई है तो उनके सदस्यों को, दोनों हाउस को मैसेज भेज देंगे। अगर हाउसेस नहीं बैठी हुई है तो एक पब्लिक नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, और पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करने के बाद दोनों हाउस को जॉइंट सिटिंग में बैठना होगा। ठीक है। कुछ अन्य मुद्दे जो है जॉइंट सिटिंग से संबंधित जो इंपॉर्टेंट है, कब जॉइंट सिटिंग नहीं अलाउड है? मनी बिल में नहीं अलाउड है, और अगर बिल लैप्स हो गया है, लोकसभा के रिजॉल्व होने की वजह से बिल लैप्स हो गया है तो भी नहीं अलाउड है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में भी नहीं अलाउड है। क्या आप दोनों हाउसेज उस बिल के विषय में कुछ कार्रवाई कर सकते हैं? अगर प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया है अपना इंटेंशन कि मैं जॉइंट सिटिंग बुलाना चाह रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई, प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया कि भाई मैं जॉइंट सिटिंग बुलाने जा रहा हूं, उसके बाद लोकसभा डिसॉल्व हो गई, उसके बावजूद भी जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। जॉइंट सिटिंग पे प्रिसाइड कौन करेगा? स्पीकर ऑफ द लोकसभा करेंगे, उनकी एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर करेंगे, उनकी एब्सेंस में डिप्टी चेयरमैन और राज्यसभा करेंगे, उनकी एब्सेंस में कोई भी जो पर्सन जिसको जॉइंट सिटिंग के मेंबर्स डिसाइड करें वो डिसाइड करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन और राज्यसभा कभी नहीं करेंगे। बिल्स पास कैसे होंगे जॉइंट सिटिंग में? जितने भी टोटल दोनों सदनों के मेंबर्स बैठे हैं उनके 50% से ज्यादा जिस पक्ष में चले जाए वो हो जाएगा। वो अप्रूव कर दें तो अप्रूव, रिजेक्ट कर दे तो रिजेक्ट। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।